Let's go. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नीट बायोलॉजी। आज हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमारे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे और साथ के साथ हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को भी कवर अप करेंगे। जैसे जैसे हम एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज कवर अप करेंगे, ऐसे ही हम अपने नोट्स को हैंड रिटन नोट्स में भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज कवर अप करेंगे। सो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हम पढ़ने वाले हैं कि बॉडी में जो फ्लूइड होता है और उसका जो सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, और उसका हमारा टॉपिक आज का है ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड होता है कनेक्टिव टिश्यूज का, जिसका ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। अब स्टडी ऑफ ब्लड और उसकी डिसीज के बारे में स्टडी करना, उसको हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड में कितना वॉल्यूम होता है? ब्लड का वॉल्यूम जो होता है मेल के अंदर कितना होता है? 5 लीटर होता है, जो कि उनकी बॉडी का 8% हिस्सा होता है। ठीक है, और फीमेल में 4 to 4.5 लीटर होता है, जो कि फीमेल की बॉडी का 7% ऑफ बॉडी वेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ECF का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है? 15 लीटर। और ब्लड फॉर्म करता है 33% ऑफ ECF, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो ब्लड में 33% होता है, जो 15 लीटर उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पीएच ऑफ ब्लड का जो पीएच होता है, आर्टरी में 7.4 होता है, वेन में 7.2 होता है। जब CO2 कम हो जाती है और H+ आयंस कम हो जाते हैं तो पीएच बढ़ जाता है, वो आर्टरी में देखने को मिलता है। ठीक है, और जब CO2 ज़्यादा होती है और H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो पीएच क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, जिससे वेन में जो पीएच होता है वो 7.2 रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड की कंपोजिशन के बारे में कि ब्लड जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। ब्लड में प्लाज्मा होता है और फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं और मैट्रिक्स होता है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और फॉर्म एलिमेंट्स जो होते हैं ब्लड में वो 45% वॉल्यूम लेते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स में आती हैं ब्लड की सेल्स। ओके, अब फॉर्म एलिमेंट्स में ब्लड की कौन कौन सी सेल्स होती हैं? ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं? तो इसमें होते हैं इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स जो होंगी वो रेड होती हैं, ल्यूकोसाइट वाइट होती हैं, थ्रोम्बोसाइट जो होती हैं वो क्लॉट बनाती हैं। इरिथ्रोसाइट जो होती हैं उनको हम RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट्स वाइट होती हैं, इसलिए हम इसको WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्लॉट्स बनाती हैं, एक तरीके की प्लेटलेट्स होती हैं, इनकी शेप जो होती है एक इस कॉमन शेप टाइप में होती है, ये प्लेटलेट्स इस तरीके की होती है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा जो कि ब्लड में कितना था? 55%। तो प्लाज्मा में वाटर होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। वाटर जो होता है प्लाज्मा में वो 90 से 92% होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं प्लाज्मा में वो 8 to 9% होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो 1% होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें कि प्लाज्मा जो है वो बनता कैसे है। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड में से अगर हम फॉर्म एलिमेंट्स को हटा दें तो क्या बचता है? प्लाज्मा। और सीरम जो होता है वो कब बनता है? जब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम हटा दें, तब हमारे पास सीरम बचता है। और लिम्फ कब बनता है? लिम्फ में जब हम ब्लड में से प्लेटलेट्स को, RBCs को और मैक्रो प्रोटीन्स को हटा दें तो उसमें क्या रह जाएगा? लिम्फ में क्या बच जाएंगी? हमारी WBC बच जाएंगी। ठीक है, और मैट्रिक्स बचेगा और प्लाज्मा रहेगा। प्लाज्मा में जो जो चीज़ें होंगी वो रहेंगी। ठीक है, वो लिम्फ रहेगा।
तो वहाँ पे WBC ज़्यादा देखने को मिलेंगी लिवर में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो ब्लड का बफर सिस्टम है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन और HCO3 माइनस NaHCO3, ये हमारे बाइकार्बोनेट्स होती हैं। उसके बाद जो ब्लड का वॉल्यूम है वो रेगुलेटेड होता है बाय द किडनी में जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है ना, GG सेल्स, तो ये हमारी किडनी को संदेश देती हैं और किडनी से इनकी ये सेल जो है वो हार्मोन रिलीज करती हैं। GG सेल्स जो होती हैं वो हार्मोन रिलीज करती हैं जिसको हम इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहते हैं, और ये हार्मोन जो है इरिथ्रोपोइसिस करवा देता है लॉन्ग बोन मैरो में, लॉन्ग बोन के अंदर इरिथ्रोपोइसिस करवाता है। तो ये ब्लड की वॉल्यूम को रेगुलेट करवाने में काम आता है। उसके बाद प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा हमने पढ़ा था कि ये 55% होता है। इसमें इनऑर्गेनिक कितना था, 1%। अब हम इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम ऑर्गेनिक के बारे में जानेंगे। वाटर तो 90 से 92% होता ही है प्लाज्मा के अंदर। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो 1% होता है उसमें आयंस होते हैं, साल्ट होता है। आयंस जो होते हैं वो रिड्यूसिंग ऑर्डर में होते हैं, जैसे क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब आप इसके जो है रिड्यूसिंग ऑर्डर को याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीट के क्वेश्चंस में भी आता है। साल्ट जो हम देखते हैं इसमें NaCl, NaHCO3 जो कि बफर का काम करेगा, और KCl, ये इसमें साल्ट होते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लाज्मा में कितना देखने को मिलता है, 8 to 9%। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर वो 6 to 8% होते हैं, जो कि इनका एक मैक्सिमम डेटा होता है कि ये मैक्सिमम होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन। प्रोटीन में भी स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन यानी कि फिब्रिनोजेंस और ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन जो होती है वो स्मॉलेस्ट ब्लड की प्रोटीन होती है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है, और इसका जो काम होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है। इसके बाद प्रोथ्रोम्बिन या फिर फिब्रिनोजन जिनको हम बोलते हैं वो लॉन्गेस्ट ब्लड की प्रोटीन होती हैं जो कि लिवर ही उनको प्रोड्यूस करता है, और इनका काम जो होता है वो ब्लड की क्लॉटिंग करना होता है, ठीक है। इसके बाद ग्लोब्यूलिन देखें तो ग्लोब्यूलिन जो होता है, ग्लोब्यूलिन 3 टाइप का होता है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा और बीटा जो ग्लोब्यूलिन होते हैं ये दोनों ही लीवर से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनका जो काम होता है वो बाइंडिंग करने का होता है और ट्रांसपोर्ट करने का होता है, किसको, फूड को। फूड का ट्रांसपोर्ट करेंगे और बाइंडिंग का काम करेंगे अल्फा बीटा ग्लोब्यूलिन। और गामा ग्लोब्यूलिन जो होते हैं वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं जो एक एंटीबॉडी बनाते हैं, जो कि प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो बी लिम्फोसाइट होती है वो ही इनको प्रोड्यूस करती है। इनका काम होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो और क्या चीज़ें होती है ऑर्गेनिक्स में, ब्लड शुगर होती है। ब्लड शुगर नॉर्मल तो 100 मिलीग्राम पर डाल्टन होती है। यदि ये शुगर कम हो जाती है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। यदि शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो पर्सन को हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी हाइपर शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल होता है 100 to 150 mg पर डाल्टन, यानी मिलीग्राम पर डाल्टन, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ब्लड यूरिया जो होता है, नॉर्मली जो ब्लड यूरिया होता है वो 20 से 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है, यानी कि 100 मिलीलीटर ब्लड में 20 से 40 मिलीग्राम यूरिया होता है नॉर्मली। इसको हम एवरेज लेंगे तो 30 हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये यूरिया बढ़ गया ब्लड में तो यूरीमिया कर देगा,
यूरेमिया से अनीमिया होता है, ठीक है। यूरिया बढ़ जाता है तो उसको यूरेमिया कहते हैं और उसमें जो डिसीज़ होती है उसको हम अनीमिया कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ने हैं कि फॉर्म एलिमेंट्स जो होते हैं, जो हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में जाना, अब उनकी हम डिटेल पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या होती हैं, ठीक है। तो आरबीसीज जो होती हैं उनको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आरबीसी जो होती हैं नॉर्मली वो 5.55 मिलियन पर mm³ होती हैं, ठीक है। और इनकी जो साइज और शेप की अगर मैं बात करूं तो आरबीसी इज़ द मोस्ट ऑफ द मैमल्स, जो कि मोस्टली मैमल्स के अंदर देखने को मिलती है, हमें पता ही है। ये बाइकनकेव शेप होती है। बाइकनकेव शेप कैसी होती है? इस तरीके से इनका बीच में से जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है दोनों तरफ से। ये क्यों होता है? ताकि जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा रहे। सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब है जब यहाँ पर कोई भी रिएक्शन होगी या एंटीजन एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी तो, और हाँ इसलिए भी ताकि ऑक्सीजन को कम से कम ले सके, ठीक है। इसलिए ये थोड़ी सी अंदर दबी हुई होती हैं। आई थिंक कम नहीं, ज़्यादा ट्रांसफ़र करना होगा तो सरफेस एरिया बढ़ाना होगा ना, तो इनमें ऑक्सीजन जो होता है, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसमें जो यूटिलाइजेशन होगी ऑक्सीजन की वो खुद नहीं ले पाएगी। पूरी बॉडी में ये ट्रांसफ़र तो कर देंगी, टिश्यूज़ को दे देंगी, ब्लड की जो सेल्स होती हैं, लेकिन अगर इनमें न्यूक्लियस होता इन सेल्स के अंदर तो यही ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती ना। इसलिए इनका सरफेस एरिया सिर्फ इसलिए बड़ा होता है कि और जगह फैलाए, लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं होता ताकि ये खुद से इसको यूटिलाइज ना कर ले, ठीक है। और इसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 2.0 माइक्रोमीटर होती है। इनका जो डायमीटर होता है वो 7.5 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं अपनी तरफ से कि जो आरबीसी होती है उनमें एनारोबिक रिएक्शन प्रेजेंट होती है, इसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, बट डू नॉट क्रेब साइकिल। आरबीसी के अंदर कोई क्रेब साइकिल नहीं होती है, और इसमें एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसका जो हेल्दी ह्यूमंस में जो अमाउंट होता है वो 12 से 16 ग्राम का होता है 100 ml ऑफ ब्लड का, ठीक है। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस में ग्लोबुलिन। हीम प्लस ग्लोबुलिन, हीम की 4 यूनिट्स होती हैं जो कि 4 to 5% होते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है वो 4 चेन का होता है जो कि 96% होता है। अब इसमें 4 आयरन होते हैं और 4 प्रोपायरिनिन रिंग्स होती हैं। और ग्लोबुलिन प्रोटीन में 2 अल्फा चेन होती हैं जिसमें कि 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी कि 141 अमीनो एसिड्स होंगे, और 2 बीटा की चेन्स होती हैं जिसमें 146 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी नीट लेवल की हैं, तो नॉर्मली जो बच्चे क्लास 11th में हैं या फिर अपना बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए इतना वो डीपली नहीं आता, लेकिन जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आरबीसी बनती कैसे है? तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जिसको हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी की फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोइसिस। ये पूछ सकते हैं नॉर्मली। अब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जो होती है वो 2 तरीके से बनती है। जैसे अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो एम्ब्रियो के अंदर जो आरबीसी बनते हैं वो योक सैक में बनते हैं, जिसमें लिवर और स्प्लीन आता है, ठीक है। और जो एडल्ट होते हैं उनमें जो आरबीसी बनते हैं वो बनते हैं रेड बोन मैरो में, ठीक है। इसके बाद रेड बोन मैरो में
स्टेम सेल्स देखने को मिलती है रेड बोन मैरो में, मतलब लॉन्ग बोन में ही रेड बोन मैरो होती है और स्टेम सेल्स होती हैं। ये दिखा रखे हैं हमें इस तरीके से। अब स्टेम सेल्स के पास मेगा कैरियोसाइट्स, ल्यूकोब्लास्ट और एरिथ्रोब्लास्ट होता है। अब ये जो मेगा कैरियोसाइट होती है ये प्लेटलेट्स बनाती है, ल्यूकोब्लास्ट WBC बनाएगा और एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये मैच्योर होने के बाद RBC बनाएगा। मैच्योरेशन में जब RBC एरिथ्रोब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं जब वो मैच्योर हो जाती हैं, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तब वो RBC बनती हैं। ठीक है, इसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की प्रेजेंस में ये मैच्योरेशन होती हैं और उनका जो न्यूक्लियस होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज़ का होता है। ठीक, और आफ्टर 120 डेज़ के बाद जो RBC होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं बाय द मैक्रोफाज इन स्प्लीन, स्प्लीन में जाके मर जाती हैं, और जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। RBC हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे? WBC। ठीक है, WBC जो होंगी, WBC का नंबर RBC के नंबर से कम होता है। ये कुछ हज़ार की तुलना में होते हैं, वो मिलियंस में होंगी। ठीक है, तो WBC जो होती है वो 6000 to 8000 माइक्रोमीटर पर क्यूब होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई ये नीट में आया है, रेशो पूछते हैं RBC और WBC का। तो RBC जो होंगी वो 600 होंगी और उसमें 600 में से कोई एक WBC होगी। इस तरीके से उन्होंने रेशो दिया हुआ है, तो ये रेशो भी देख लेना आप। ठीक है, इसके बाद ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस होता है इंक्रीज नंबर ऑफ WBC ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जब भी हमारी बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए तब नंबर ऑफ WBCs बढ़ जाती हैं उनसे लड़ने के लिए, तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। ठीक है, और ल्यूकीमिया किसको कहेंगे? इंक्रीज नंबर ऑफ WBC ड्यूरिंग ब्लड कैंसर। जब ब्लड में कैंसर हो जाता है तो WBC का नंबर बढ़ जाता है, तो उसको हम ल्यूकीमिया कहेंगे। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद डायपेटाइटिस क्या होता है? जब WBC का मूवमेंट एक अमीबॉइडल मूवमेंट होता है ना, WBC जो होती है वो अमीबा की तरह मूव करती है, तो इस चीज़ को ही हम डायपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो इनका जो लाइफ स्पेन होता है, इनकी जो लाइफ जो होती है वो आवर्स या ईयर्स तक चलती हैं WBC की लाइफ। ठीक है, या तो बहुत ही कम होंगी या सालों तक चलेंगी। ठीक है, अब WBC कितने टाइप की होती है? WBC मेनली 2 टाइप की होती हैं, जिसको हम ग्रेनुलोसाइट या ए ग्रेनुलोसाइट्स में डिवाइड करते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट होता है जिसमें साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स ना हो, और ग्रेनुलोसाइट होता है जिसमें साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स में 2 टाइप की सेल्स देखने को मिलती है, जिसमें कि लिम्फोसाइट आता है और मोनोसाइट आता है। लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है, मोनोसाइट 6 to 8% होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट का में जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड शेप होता है, और जो मोनोसाइट में न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है। ठीक, इसको हम थोड़ा और ऊपर करते हैं। अब जो लिम्फोसाइट है उसका जो साइज़ होता है वो 8 माइक्रोमीटर होता है, जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है ऑल WBC में। ठीक है, और जो मोनोसाइट होता है उसका जो साइज़ होता है वो 18 माइक्रो होता है, जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है और जो कि फैगोसाइटोसिस भी होती हैं। ठीक है, अब हम ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होगा, तो वो 3 टाइप की होती है, एसिनोफिल्स,
बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो होती हैं, जिनको हम एसिडोफिल भी कहते हैं, ये 2 से 3% होती हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है और इनका जो साइज होता है वो 10 माइक्रोन का होता है। जो बेसोफिल होती हैं, इनका जो साइज होता है वो 10 माइक्रोन का होता है और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप होगा या फिर ट्राइलोब होगा, ठीक है। और जो न्यूट्रोफिल होंगी, इनका परसेंटेज देख लेना, बेसोफिल का 0.5 से 1 होगा और जो न्यूट्रोफिल होंगी उनका जो परसेंटेज होगा वो 60 से 65% होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं पूरे WBC में। ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब देखने को मिलेगा और 10 माइक्रोन इनका साइज होता है। साइज में सबसे बड़ी तो होती है मोनोसाइट, फिर सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट, लेकिन नंबर में अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होंगी, फिर हमारी लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल्स, देन बेसोफिल्स। अब आपको ये खुद याद करना पड़ेगा कि ग्रैनुलोसाइट्स कौन सी है और एक ग्रैनुलोसाइट्स कौन सी है। आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, जिस भी नाम के पीछे साइट आ जाता है वो होती है ए ग्रैनुलोसाइट, जैसे लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है। और जिसमें फिल्स नाम आ रहा है, फिल्स मतलब कि जिसमें साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल फिल है साइटोप्लाज्म में, तो उसको फिल्स ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ थोड़ा सा और दिया हुआ न्यूट्रोफिल के बारे में कि न्यूट्रोफिल को हम PMNC भी कहते हैं, यानी कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल। इसमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, फैगोसाइटोसिस सबसे ज़्यादा ये ही करवाती हैं न्यूट्रोफिल, फिर करवाती है मोनोसाइट, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होंगी, आप इस चीज़ को नोट्स में अपने में डाल सकते हैं, ठीक है। फिर अब एक एक करके इन सेल WBC की सेल्स को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एग्रेनुलोसाइट की सेल देख रहे हैं, लिम्फोसाइट जो कि कितना परसेंट दिखा रहा है, 20 से 25%। अब लिम्फोसाइट में के पास T लिम्फोसाइट होता है और एक B लिम्फोसाइट होता है। T लिम्फोसाइट जो होता है वो भी डिवाइडेड होता है, इसमें सेल होती है अलग अलग टाइप की T लिम्फोसाइट की, जिसमें TH सेल होती है, TK सेल होती है। TH सेल जो हम H का मीन्स होता है हेल्पर, तो T लिम्फोसाइट मतलब कि ये हेल्पर सेल होती है और TK सेल मतलब K मीन्स किलर, तो ये T किलर सेल्स होती हैं। हेल्पर सेल इम्यून सिस्टम कंट्रोल बोथ ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। B एंड T सेल मीडिएट इम्यूनिटी की होती है, ठीक है। और जो किलर सेल्स होंगी, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये T के सेल किलर सेल जो होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं, परफोरिन नाम का एक प्रोटीन रिलीज करती हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर देती हैं और कैंसर सेल्स को किल कर देती हैं, ठीक है। और जब TS सेल्स कौन सी होती है, थर्ड होती है TS सेल्स, ये सप्रेसर सेल्स होती हैं और फोर्थ होती है मेमोरी सेल्स, ठीक है। तो सप्रेसर सेल का काम क्या है, जब ये TK सेल्स अपनी ही सेल्स को मारने लग जाए, वो अपनी ही सेल को दुश्मन समझने लग जाए, तो वो अपने हमारी बॉडी की जो अच्छी अच्छी सेल्स होंगी उनको मारने लग जाए, तो ये TS सेल क्या करेगा, इसको सप्रेस करेगा, उसको बताएगा जी नहीं हमारी खुद की सेल मर रही हैं, तो ये इसको रोकेगा, ठीक है। और T मेमोरी सेल का काम क्या है, मेमोरी बनाएगा, एक बार कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया वो उससे लड़ेगा, उसकी मेमोरी बनाएगा और जब भी वो कभी दोबारा आएगा तो ये इसको क्या है आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये चीज़ तो पहले भी आई थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें B लिम्फोसाइट की, तो B लिम्फोसाइट जो होता है वो दो टाइप का आता है, एक तो इनएक्टिव B लिम्फो और एक्टिव B लिम्फोसाइट। इनएक्टिव जो होती है वो मेमोरी सेल का काम ही करती हैं और जो एक्टिव होती है उसमें प्लाज्मा सेल्स होती हैं। ये जो होती हैं एंटीबॉडी रिलीज करती है या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन जिनको हम कहते हैं, तो लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी होती हैं। तो हमने वहाँ पढ़ा था ना कि बी लिम्फोसाइट हेल्प करती है एंटीबॉडी रिलीज करने में।
इसके आगे हम पढ़ते हैं ईसिनोफिल एंड बेसोफिल। ईसिनोफिल जो होंगी वो ग्रेनुलोसाइट्स में आती हैं। ईसिनोफिल जो होती है 1 मिनट। ईसिनोफिल जो कि ग्रेनुलोसाइट का ही एक हिस्सा है, उसमें क्या होता है, एंटी पैरासिटिक सेल यानी एंटी पैरासिटिक ग्रेन्यूल सेल्स होती हैं या फिर एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल सेल्स होती हैं ये, ठीक है। तो एंटी पैरासिटिक सेल के पास कंटेन सेल डाइजेस्टिव एंजाइम, ये जो होती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करके रखती है एंटी पैरासिटिक, जैसे कि लाइजोसोम, ठीक है। और एंटी एलर्जिक ग्रेन्यूल सेल जो होती हैं वो कंटेन करके रखती है एंटी एलर्जिक यानी कि हिस्टामिनेज को कंटेन करके रखती हैं, जो कि एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि एलर्जिक रिएक्शंस के साथ एसोसिएट करेंगी, लड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद जो बेसोफिल होती है वो भी ग्रेनुलोसाइट का ही एक सेल होती है। तो ये क्या है, ये रिलीज करती है हेपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। हेपेरिन जो होती है वो एंटीकोगुलेंट होता है, सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर या फिर ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्टर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये रिलीज करते हैं ग्रेन्यूल्स जिनमें हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। और हिस्टामिन जो होती है वो वैसोडाइलेटर होती है, जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो बेसोफिल होते हैं वो मास्ट सेल के जैसे दिखते हैं, ठीक। तो इसको आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं थ्रोम्बोसाइट्स जिनको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। अब नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट जो होती हैं वो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होती हैं हमारी बॉडी में। ये सिर्फ मैमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। प्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट सेल, जो हमने पढ़ा था ना, मेगाकैरियोसाइट सेल होती हैं वो प्लेटलेट्स बनाती हैं उनकी फ्रेगमेंट्स से, तो ये उनसे मिलकर निकलती हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है कि ये मेगाकैरियोसाइट्स कैसे फ्रेगमेंट बनाती हैं। तो जब ये सेल होती है, यहाँ पर इनका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर गोल्जी वगैरह होती है। तो ये जो है अपने फ्रैगमेंट को तोड़ देती है, ये फ्रैगमेंट बाहर आ जाता है। और ये फ्रैगमेंट जो होता है ओवल शेप का होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये एक तरीके का इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन भरा होता है जो ब्लड की क्लॉटिंग में काम आता है, यही हमारी प्लेटलेट्स बन जाती हैं, ठीक है। अब इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो 7 डेज का होता है। इनमें जो काम होता है, फंक्शन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम करती है। फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कब बनता है, ये एक बीमारी होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जब हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पर दे रखी है एक ऑर्डर में, जैसे कि सबसे ज़्यादा बॉडी में आरबीसी होती है, फिर प्लेटलेट्स होती हैं, फिर डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर भी न्यूट्रोफिल होती है, फिर लिम्फोसाइट्स कम होती है, उससे कम मोनोसाइट होती हैं, उससे कम एसिनोफिल्स होती है, उससे कम बेसोफिल्स होती हैं। तो ये चार्ट आप याद रखना या फिर अपने नोट्स में आप मेंशन कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए हमारा चैप्टर का जो टॉपिक यहीं तक ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड के ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ऐसी ही वीडियोस के लिंक्स आप तक पहुंचते रहेंगे।